एबीपी न्यूज के इस शिखर सम्मेलन के इस सत्र में मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। अखिलेश जी, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज में। बहुत धन्यवाद आपका। तो अखिलेश जी, सबसे पहला सवाल तो बजट को लेकर ही करें। ये जो बजट है, कैसा इस बजट को आप देखते हैं? आप तो अभी बजट कल आया और आपने कल से इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया। सरकार कहती है बहुत विकास वाला बजट है। जो बजट आया है, इस सरकार का ये 11वां बजट है जी, और सरकार तीसरी बार बनी है। आप इनके पुराने मैनिफेस्टो, चुनाव का मैनिफेस्टो और मंचों से कही हुई बात को और बजट को देखोगे आप, तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये बजट किसके लिए बना है। जो सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, और जिस समय डेटा निकल करके आया और डेटा ने ये कहा कि नोटबंदी की वजह से, कोविड की वजह से और जीएसटी की वजह से बड़े पैमाने पर रोजगार और नौकरी कम हुई हैं जी। उसके बाद आरबीआई ने कहा, जो आरबीआई की रिपोर्ट है उसने कहा गया कि जॉब्स की कहीं कोई कमी नहीं है। अगर हम आरबीआई को मानते हैं तो ये लगता है कि जॉब्स की कमी नहीं है, और अगर और रिपोर्ट सरकारी को मानते हैं तो लगता है कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। और जब बजट हम देखते हैं जी, हम और आप जब बजट से पहले बहुत से संस्थाओं से, बहुत से लोगों से ये चर्चा सुन रहे थे कि सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं, और वहीं सरकार जो बजट में लेकर के आई है वो रोजगार कितने रुपए का दे रहे हैं कि 5,000 रुपए का आपको रोजगार मिलेगा। वो नौकरी नहीं है। तो सरकार खुद बताए, खुद क्लैरिटी से नहीं है सरकार की आखिरकार सरकार क्या करना चाहती है। और अगर आज 5,000 की नौकरी दे रही है सरकार, तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा नौकरी, सबसे ज्यादा रोजगार छिने हैं या नौकरियां कम हुई हैं। तो सरकार अपनी क्लैरिटी तो बताए कि हम इतने रोजगार दे चुके हैं, इतने रोजगार देंगे। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें, हर स्टेट जी, निवेश लाने के लिए कार्यक्रम करती है, आयोजन करती है, और उसमें उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं था। उत्तर प्रदेश ने भी हिस्सा लिया। वहां राष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री आए, और प्रधानमंत्री 2-2 बार आए। अगर हम पिछले साल का डेटा देखें तो डेटा ये बताता है कि जो एफडीआई आया है, पूरे देश में सबसे कम एफडीआई अगर कहीं आया तो उत्तर प्रदेश में आया। तो कहने को सरकार ये कहती है हम डबल इंजन की सरकार है। तो सबसे कम एफडीआई क्यों है उत्तर प्रदेश में? और फिर अभी हाल ही में जो चर्चा में बात आई, वैसे तो हम लोग किसान के लिए हमेशा कुछ न कुछ पैकेज मांगते हैं जी, स्टेट के लिए पैकेज मांगते हैं, लेकिन इस बार जब बजट स्पीच आई तो उसमें दिख रहा है कि वही पैकेज मिला जहां पर सरकार को जरूरत थी खुद सरकार चलाने के लिए। तो अगर सरकार चलाने के लिए पैकेज दे रहे हैं तो कल हो सकता है दूसरे लोग ज्यादा बड़ा पैकेज दे दें, सरकार ही ना चले। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई है। लेकिन अखिलेश जी, अगर बिहार और आंध्र प्रदेश को बजट में ज्यादा एलोकेशन हो गया तो उसमें क्या दिक्कत है, बताइए? बिहार को जरूरत है पैकेज की, लगातार मांग भी हो रही है वहां से, तो सरकार ने एलोकेट कर दिया। लेकिन इसमें आपको क्या दिक्कत है, विपक्ष को क्या दिक्कत है? हमें कोई शिकायत नहीं है। अगर आप आंध्र प्रदेश को उनकी कैपिटल बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं, तो हम भी कहते हैं कि गोरखपुर और वाराणसी के लोग पानी में न डूबे, कम से कम 1-1 हजार तो दे दो उनको। और फिर बिहार को पैकेज मिले जी, तो बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ की है, और बाढ़ से प्रभावित रहते हैं बहुत दिनों तक। जी बिल्कुल। तो बाढ़ को रोकने के लिए आपको नेपाल सरकार से बात करनी चाहिए और उत्तर प्रदेश की बाढ़ को रोकना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश की बाढ़ नहीं रोकेगी तो बताओ बिहार की बाढ़ कैसे रोकेगी? क्योंकि जो पानी उत्तर प्रदेश में आता है, या हिमालय से जो पहाड़ से नेपाल से पानी यूपी में आता है, या नेपाल का पानी जो बिहार में आता है, यूपी की जितनी भी नदियां हैं सब बिहार में जाती हैं। तो अगर सच्चाई में आप बिहार की मदद करना चाहते हैं तो पहले उत्तर प्रदेश की बाढ़ रोकिए। अगर उत्तर प्रदेश की बाढ़ रुक जाएगी, नियंत्रण में आ जाएगी, तो अपने आप बिहार बच जाएगा। अखिलेश जी, देखिए सरकार नई नई बनी है, चलिए बजट भी आ गया पहला। अमूमन ये होता है कि ठीक है सरकार को कुछ मौका दिया जाए काम करने का, लेकिन बतौर विपक्ष आप जिस दिन से संसद में आए, आप पहले दिन से कह रहे हैं सरकार गिरने वाली है, सरकार गिरने वाली है।
क्या नई सरकार है ये? पुराने प्रधानमंत्री, पुराने मंत्री, पुरानी सरकार। 10 साल से सरकार है, खुद कह रहे हैं कि हम तीसरी बार आए हैं, तो खुद स्वीकार कर रहे हैं। हम गिराने वाले बात नहीं बोल रहे हैं। हमने कहा ये चलने वाली नहीं है, गिरने वाली सरकार है। अब कब गिरेगी ये पता नहीं। लेकिन सरकार तो कहती है, सरकार कहती है पूरे 5 साल चलेंगे, गठबंधन के सहयोगी मजबूती के साथ खड़े हैं। जो सरकार अपने मैनिफेस्टो में बात रखने वाली बात को पूरा न कर रहे हो, तो वो जनता देख रही है, और जनता का दबाव सरकार के ऊपर इतना होगा कि आपने खुद देखा होगा, जो खुशी कभी पहली सरकार बनने पे मनाई गई थी, जो खुशियां दूसरी बार सरकार में बनी थी, मनाई गई थी, वो तीसरी बार तो खुशियां नहीं दिखाई दी। तो वो खुशियां तो आप ले उड़े अखिलेश जी, सारी उत्तर प्रदेश में खुशियां सारी आपने। तो वो इसलिए कि यूपी में उनकी सरकार जी, उनके मुख्यमंत्री, तो यूपी में हारे क्यों? आखिरकार उनको अपना आकलन करना चाहिए कि आखिरकार यूपी की जनता क्यों नाराज है उनसे। अगर आप ये कहेंगे कि दुनिया में हमारी जो इकोनॉमी बनने जा रही है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी, जी, और उसकी नकल करके यूपी कहता है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, तो अगर इकोनॉमी इतनी बड़ी बन रही है तो बेरोजगारी क्यों इतनी ज्यादा है, महंगाई क्यों इतनी ज्यादा है? क्या कुछ लोगों के पास पैसे आ जाने से ही क्या अर्थव्यवस्था के आंकड़े बेहतर होते हैं कि सबके पास पैसे आने से बेहतर होंगे? तो इसका जवाब सरकार के पास क्या है? और फिर आपने कहा किसानों की आय दोगुनी होगी, आपने एक मंडी नहीं बनाई। आप कहते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन आपने मंडी नहीं बनाई। आखिरकार किसान को आय कहां मिलेगी, या अपनी पैदावार लेकर के कहां जाए? अब सरकार ये कहती है कि हम वेदर रेजिलेंट क्रॉप्स की तैयारी कर रहे हैं। जी, मतलब अगर पानी ज्यादा बरस जाएगा, गर्मी ज्यादा हो जाएगी, या सीजन चेंज हो जाएगा, तो उसकी फसल की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर आपने जब ये कहा था कि ग्लोबल वार्मिंग पे हम लड़ रहे हैं, दुनिया में हम बहुत अच्छा रिकॉर्ड बना रहे हैं, हम COP21 में आश्वासन दे करके आए हैं, फिर क्या हुआ आपका? जो चैलेंजेस थे आपके, जो ग्लोबल वार्मिंग के चैलेंजेस थे, अगर उनको आप मीट नहीं कर पा रहे हो, तभी तो आपको इस तरह काम करना पड़ रहा है। तो एक तरफ तो आप बजट में ये कहते हैं कि हम रेजिलिएंट क्रॉप सीड्स तैयार करेंगे, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि नेचुरल खेती करेंगे। तो सरकार खुद कंफ्यूज नहीं है क्या? मुझे कोई ये समझाए कि नेचुरल खेती क्या है जी, और रेजिलिएंट क्रॉप किसके लिए तैयार कर रहे हैं? अखिलेश जी, ये आपने सरकार पर निशाना साधा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बड़ा सवाल, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार आपसे मिलना हो रहा है, नतीजों के बाद ये जो नतीजे आए, आपको पता था ये नतीजे आने वाले हैं? कैसे आप पीडीए की जीत मानते हैं, जिस पीडीए का जिक्र आप पूरी कैंपेन में करते रहे, कैंपेन से पहले भी करते रहे, या ये गठबंधन का कमाल था कांग्रेस के साथ? ये उत्तर प्रदेश की जनता ने जो समर्थन दिया उसकी जीत है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। ये पीडीए की रणनीति की भी जीत है, और इसलिए जीत है कि जब सरकार ये कहती है कि सबसे बड़ी इकोनॉमी हम 5th लार्जेस्ट और 3rd लार्जेस्ट बन जाएंगे, जी, तो वो पर कैपिटा इनकम क्या है? और अगर हमारे देश की पर कैपिटा इनकम कम है, तो जो पीडीए परिवार के लोग हैं तो वो पूरेस्ट हैं, वो सबसे गरीब हैं, तो उनकी तो सबसे कम होगी पर कैपिटा इनकम। तो इसलिए वो लोग नाराज हैं कि 10 साल से आपको मौका दे रहे हैं दिल्ली और लखनऊ में। और फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर दिल्ली और लखनऊ के इंजन ही अगर टकराएंगे तो उसके लिए विपक्ष क्या कर सकता है? लेकिन वो इंजन तो आपके बयानों से ज्यादा टकराते हैं। मेरे बयान तो बाद में आते होंगे, हो सकता है इंजन में जो डब्बे लगे हों उनको कुछ और सपने रहे हों, जो सपने पूरे नहीं हो रहे, जिसकी वजह से ये परिणाम आ रहे हों। तो अखिलेश जी, अब आप देखिए, आप एक तरफ आप ये बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये बताइए, कभी मॉनसून ऑफर लेके आप आ जाते हैं कि 100 विधायक लाइए, सरकार बनाइए, तो ये तो दोनों इंजनों को टकराने की आपकी सोची समझी रणनीति है ना अखिलेश जी? कुछ चीजें तो बाजार से भी सीखना चाहिए। जब बाजार में मानसून ऑफर आता है तो लोग बहुत जाते हैं शॉपिंग करने, जी, तो क्या पता वहां से मानसून ऑफर में कुछ बदलाव हो जाए। तो ये मानसून ऑफर तक नहीं रहेगा, इसके बाद विंटर डिस्काउंट चलेगा। अच्छा, अभी आगे भी है? जब तक नहीं हटा ले तब तक तो कोई ऑफर देना ही पड़ेगा ना। आप देखिए दिल्ली से ऑफर क्या दिया रहा है कि आपको पैकेज मिलेगा तो हमारी सरकार चलने दो। जी, आपको आंध्र प्रदेश को पैकेज मिला ना जी, हमें कोई शिकायत नहीं है। हम तो कह रहे हैं आंध्र प्रदेश को और ज्यादा पैकेज दे दो, जी, कम से कम सरकार तो आपकी चलेगी।
बिहार को और दो पैकेज आप, हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन और स्टेट्स के साथ भेदभाव तो नहीं हो। तो यूपी के साथ भेदभाव हुआ अखिलेश जी? यूपी के साथ बड़ा भेदभाव हुआ। आप बताइए, कोई नया एम्स आया हो, दिया हो तो बताइए, कोई नया आईएम आया हो तो बता दीजिए, कोई सेंट्रल नई यूनिवर्सिटी बनाने जा रही हो स्टेट गवर्नमेंट, वो बताइए आप। अच्छा, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं जी मुझे याद है जिस समय देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बन रहा था, जी, और उस समय भी मैंने कहा कि ये जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे 1 लाख करोड़ का बन रहा है, जी, लेकिन यूपी को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं आप? यूपी को नहीं जोड़ रहे हैं आप। अभी मैंने बजट में स्पीच में सुना कि एक बिहार में एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है जो बक्सर से भागलपुर जाएगा, जी, और हालांकि वो सच्चाई क्या है कि वो पहले से बन रहा था, काम चल रहा है। जी, काम चल रहा है। तो मेरा केवल इतनी सी बात है कि एक एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, क्योंकि समाजवादी सरकार का वो अलाइनमेंट था, समाजवादी सरकार में हम लोगों ने उसका लैंड एक्विजिशन किया था। तो मानक ये कहते हैं कि अगर आप कोई टोल रोड बना रहे हैं, एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, और अगर कोई बगल में एनएचएआई का हाईवे होगा जी, तो आप टोल रोड नहीं बना सकते हैं, तो आपका डिस्टेंस होना चाहिए कम से कम 20 किलोमीटर। जी, तो मुझे ये जानकारी हुई तो हमने 20 किलोमीटर की सड़क छोड़ दी जो नहीं बनाई। तो आखिरकार यूपी का पखनपुरा जो गाजीपुर में हिस्सा है, जी, वहां से बक्सर के लिए अगर सड़क बन जाए तो आप दिल्ली से लेकर के जो अभी बजट में दिया जा रहा है भागलपुर तक आप एक्सप्रेसवे से जा सकते हैं। तो आप यूपी के साथ 25 किलोमीटर क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? भेदभाव यूपी के साथ हो रहा है। आप 25 किलोमीटर अगर बना दें एक्सप्रेसवे तो आप बक्सर भागलपुर से जुड़ जाएंगे, क्योंकि सरकार बनाना नहीं चाहती, वो हिस्सा यूपी का है। लेकिन अखिलेश जी ये बताइए, आप इतने सवाल उठा रहे हैं, ये बताइए, काशी में इतना विकास हो गया, अयोध्या में इतना विकास हो गया, मेरठ में विकास हो गया, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, तो वो उसके बारे में आप कुछ नहीं कह रहे कि यूपी, तब तो यूपी के साथ इतना कुछ हुआ, तब नहीं, भेदभाव नहीं हुआ यूपी के साथ। ये विकास अगर है जी, तो यहाँ पर एक जगह तो हारे हैं, बाकी जगह 2 जगह वोटों से हारे हैं। जीत जरूर गई है बीजेपी। जी, मान लीजिए अयोध्या की जनता ने अवधेश प्रसाद जी को जिता दिया, जी, समाजवादी पार्टी की जिताया, जी, इसलिए जिताया कि वहां की जनता के साथ बीजेपी के लोगों ने धोखा किया। आप मार्केट वैल्यू पे लैंड एक्विजिशन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको किसने रोका है? सर्किट रेट नहीं बढ़ाएंगे आप? अगर किसान की जमीन जा रही है, मान लीजिए एयरपोर्ट के लिए दिया है जमीन किसान ने, तो आपने उसकी सर्किट रेट क्यों नहीं बढ़ाया? आपके जो व्यापारी वर्ग है वहां जिनकी दुकानें तोड़ी गई, उनका आपने मुआवजा क्यों नहीं दिया? 40 साल 50 साल से लोग अपनी गाय पाल रहे थे, भैंस पाल रहे थे, जानवर रखे रहे थे, दादा परदादा उनके रहते आए वहां पर, आपने उनसे खाली करवा लिया क्योंकि वो एक जाति विशेष के लोग हैं, पीडीए परिवार के लोग हैं, आपने कोई मुआवजा नहीं दिया उनको। तो ये जो आपने मुआवजा नहीं दिया और कितने घोटाले हम बताएं, उसका परिणाम ये है कि वहां से भी ये लोग चुनाव हार गए। जो बात आप काशी की कर रहे हैं, जी, हालांकि प्रधानमंत्री जी जीते हैं जी, लेकिन वोटों में हारे हैं। कहां वो 4 लाख 5 लाख से जीतते थे, सोचिए इस बार खिसकते खिसकते कितने वोटों से जीते। तो इसका मतलब हारे ना 3 लाख वोट से कि नहीं हारे, जीते हैं लेकिन 3 लाख वोट से हारे हैं। इसका हिसाब किताब कौन देगा? ये बताइए, अयोध्या का आपने बता तो दिया कि ये तमाम चीजें हुई है, मुआवजा नहीं मिला है, ये नहीं हुआ है। आपने कहा था कि अयोध्या आप जाएंगे, लोकसभा चुनाव के बाद जाएंगे, परिवार के साथ जाएंगे। अब बताइए, अब तो सांसद भी आपके हो गए, तो अयोध्या कब जाएंगे अखिलेश जी? जाके देख के तो आइए कि क्या हुआ है, क्या, या हो सकता है विकास हो गया हो जो आपने नहीं देखा हो। जो विषय अयोध्या के विकास का है, समाजवादी पार्टी की जीतने का है, चुनाव में भी गया 2 बार, जी, 3 बार इनफैक्ट आसपास कार्यक्रम किए मैंने, कई बार गया मैं। जहां तक दर्शन की बात है, मैंने उस समय भी कहा, फिर कहता हूं कि भगवान शिव का दर्शन करने के बाद मैं जाऊंगा, भगवान जब बुलाएंगे तब जाऊंगा, बीजेपी के कहने से और किसी के कहने से मैं नहीं जाऊंगा। अभी कावड़ मार्ग को लेकर एक विवाद हुआ कि साहब नाम लिखे जाने चाहिए, हालांकि बाद में कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ उस पूरे मामले में, अभी रोक इस पूरे मामले में लग गई है। लेकिन इसी विवाद के बीच में बीजेपी के लोग एक 2006 के, जब आपकी सरकार थी तब की एक चिट्ठी लेकर आ गई कि साहब ये नाम और पहचान की बात तो आप लोग लेकर सामने आए थे, और आज आप उन्हीं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी
सांप्रदायिक राजनीति खत्म हो रही है और सांप्रदायिक राजनीति इस बार पीडीए परिवार ने खत्म कर दी। तो ये जो आखिरी वक्त है, जैसे आखिरी में दिया फड़फड़ाता है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी सांप्रदायिक राजनीति को लेकर के फड़फड़ा रहे हैं। इसीलिए इन्होंने होर्डिंग लगाए हैं और लगवाए इन्होंने। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस फैसले को रोक दिया। और जहां तक समाजवादी पार्टी पे आरोप है, अगर गवर्नमेंट ये कहती है रजिस्ट्रेशन के समय आपको ये डिटेल देने हैं जी, पर हम ये तो नहीं लगाते, कहते हैं कि आप दीवार पे चिपका के रखेंगे, आप होर्डिंग बनाएंगे इसका और बाहर दिखाएंगे आप, वो भी रिलीजियस मौके पर। आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, पर सरकार ये तो नहीं कहती है ना कि आप गाड़ी के सामने लगा के चलो। तो दुकान का रजिस्ट्रेशन अलग बात है, लेकिन उस रजिस्ट्रेशन को जिस तरीके से वो कम्युनल माहौल बनाना चाहते थे, वो उनका नियत थी। और फिर योगी जी से क्या उम्मीद करोगे आप? और इससे भी कोई उम्मीद कर सकते हैं इससे अच्छी? आप उनसे क्या एक्सप्रेस वे बनवाओगे नहीं तो योगी जी या तो लैपटॉप बनवाओगे आप, नहीं, वो कह रहे हैं या कि आप उनसे कोई वो स्मार्ट सिटी बनवाओगे? उनके जितने स्मार्ट सिटी हैं सब में नाव चल रही है। और योगी जी का आरोप है कि आपकी सरकार के वक्त में कई कब्जे हुए, इसलिए वो बुलडोजर चला रहे हैं और उनके बुलडोजर कोई से कब्जा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के लोग डरते हैं, किससे? बुलडोजर से, क्योंकि अभी- अवैध कब्जे हुए। ये योगी सरकार का आरोप है। समाजवादी पार्टी कानून मानने वाले लोगों की पार्टी है। बीजेपी वाले कानून नहीं मानते हैं। बुलडोजर किस कानून में लिखा हुआ है बताइए हमें कि बुलडोजर चलेगा? तो बुलडोजर में कोई दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होती है उसमें। जी, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम सरकार को नहीं करना चाहिए। और फिर जो इनके लोगों के इलीगल घर हैं, इलीगल बिल्डिंग, उस समय बुलडोजर की चाबी क्यों खो जाती है? आपने अकबर नगर खाली करा लिया। दुनिया में पहला एग्जाम्पल होगा जहां पर नाले पर रिवर फ्रंट बन रही हो। बताओ, नाले पे कोई रिवर फ्रंट बनाता है? आप मुझे खुद बताओ कि नाले पे कौन रिवर फ्रंट बनाता है? उसके लिए आपने गरीबों के घर उजाड़ दिए और फिर आपको लगा कि आपकी सरकार चली जाएगी, दूसरे मोहल्लों में लोग खड़े हो गए, तो आप नहीं चला पाए बुलडोजर, वहां पर नहीं चला पाए। और फिर अभी जब उन्हें पेड़ लगाने थे, तो पेड़ लगाने के लिए नहर का साफ पानी नाले में डाल दिया। बताओ आप, ये कहां की सद्बुद्धि है बताइए आप? साफ पानी नाले में डाल रहे हो आप और पानी गंदा कर रहे हो आप। कहीं ऐसा होता है क्या? और फिर अभी अखबारों में देखने को मिल रहा है कि 136 करोड़ पेड़ लगा चुकी है सरकार। जी, और गणित क्या मैंने अखबार में पढ़ा कि 1.5 किलोमीटर में 1 लाख पेड़ लग गए। मुझे लगता है झाड़ी लगाई होगी इन्होंने, पेड़ तो नहीं लग सकते। अभी एक उपचुनाव आ रहा है 10 विधानसभा सीटों पर, तो ये गठबंधन जारी रहेगा कांग्रेस के साथ इस उपचुनाव में? और साथ में चुनाव है हरियाणा के, झारखंड के, महाराष्ट्र के। गठबंधन रहेगा और जहां प्रदेश में पार्टी का संगठन होगा, जी, पार्टी के पास जो लीडरशिप है, और अगर वो जीतने लायक होगी तो उनकी बात जरूर रखी जाएगी। मैं आपकी राजनीति को बड़े करीब से देख रहा हूं इतने सालों से, उत्तर प्रदेश को कवर करते हुए। आप हमेशा बड़ा दिल दिखाते अपने गठबंधन के सहयोगियों के लिए, राजनीतिक दोस्तों के लिए, लेकिन वो जब उनकी बारी आती है कुछ देने की, तो उनके दिल छोटे हो जाते हैं। अभी ये तो लोकसभा में आपके नतीजे ऐसे आए हैं कि आज हर विपक्षी नेता की जुबान पर, सत्ताधारी वालों पे तो है ही है, विपक्ष के नेता भी अखिलेश यादव कहते हैं, लेकिन याद करिए मध्य प्रदेश का चुनाव, यही कांग्रेस जिनके साथ मिलकर आज चुनाव लड़ा आपने, तो आपको उम्मीद है कि अब ये दिल उनके भी बड़े हो जाएंगे? राजनीतिक परिस्थितियों में मैं समझता हूं सभी को साथ लेकर के चलेंगे। ये उम्मीद आप जाहिर कर रहे हैं? बिल्कुल उम्मीद है, और मुझे उम्मीद है इस बात की कि जहां पर पार्टी का गठबंधन होगा और जहां संगठन पार्टी का होगा, उन्हीं सीटों पर विचार करेंगे। अब अखिलेश जी, आपके सहयोगियों की बात हो रही है, आपके पुराने मित्र जयंत चौधरी तब तो सरकार का हिस्सा है, तो क्या उम्मीद है 5 साल वो रहेंगे? क्योंकि दोस्त हैं आपके, पुरानी दोस्ती तो रही है, तो रहेंगे 5 साल या अभी दरवाजे खुले हैं दोस्ती के लिए, दोबारा हाथ आगे बढ़ सकते हैं? मैं किसी दल के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैंने कई मौकों पर देखा है, हमारे ही साथी रहे
और हमें ही छोड़ के चले गए और दूसरे के मंत्री बन गए। तो एक नहीं कई लोग हैं। तो अब आने वाले समय में क्या होगा, सरकार इधर बनेगी तो हो सकता है इधर भी आ जाए, क्योंकि वो पहले उधर थे, फिर इधर से उधर। तो ये तो कोई बात खराब थोड़ी है, ये तो अच्छी बात है। ये आप इसमें अच्छी खराब बात क्या कह रहे है? हैं अखिलेश जी। इसमें क्या खराब है? अगर हमारी सरकार बने और जो लोग हमें छोड़ के गए वो आ जाएं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? हम तो उन लोगों का स्वागत करेंगे कि आइए, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए गए थे, अब साथ आ जाइए। तो ये उम्मीद है। नहीं, स्वाभाविक है, क्योंकि कोई मंत्री बनने गया, एक नहीं कई लोग गए। हम एक दल के बारे में नहीं कह रहे हैं जी। ऐसे बहुत सारे हमारे साथी जो हमारे साथ थे, चुनाव लड़े, जब उन्हें मंत्री पद दूसरी तरफ से मिला तो वो वहां गए। तो अगर वो मंत्री पद के लिए वहां गए हैं तो हो सकता है मंत्री पद के लिए यहां भी आ जाए, तो इसमें क्या खराब बात है? ठीक है अखिलेश जी, इस जिस पीडीए का नारा लेकर आप चले उत्तर प्रदेश में और जबरदस्त सफलता भी हासिल हो, एक और बड़ा सवाल यूपी में है कि नेता प्रतिपक्ष अगला कौन होगा? बहुत जल्दी बन जाएगा। ये संकेत आपके जल्दी से बहुत जल्दी, क्योंकि 29 से हाउस है तो 29 से पहले बनी जाएगा। 12 का चुनाव जब जीते आप, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उसके बाद विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, चुनाव दर चुनाव, एक के बाद एक हार का सामना आपको करना पड़ा और बड़ा सारा लोगों ने प्रतिक्रिया भी दी, जाहिर सी बात है, क्रिटिसाइज भी किया, हम लोगों ने भी किया, विपक्ष के लोगों ने भी किया, विद इन द पार्टी भी किया होगा, तमाम चीजें। तो वो दौर और आज का ये दौर, जब पूरे देश की राजनीति के केंद्र में अखिलेश यादव है, जब विपक्ष की बात होती है तो अखिलेश यादव का नाम सबसे पहले आता है, तो ये जो जर्नी थी ये कैसी रही? मैं चाहूंगा जरूर इस बात पर खुल के आप जरूर कुछ आप बताएं। देखिए, जब आप राजनीति में हैं तो कई बार आपको बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और ये केवल एक किसी व्यक्ति के फैसले से पार्टी नहीं जीतती है, जनता फैसला लेती है। तो राजनीति में स्वाभाविक है, उतार चढ़ाव आता है जी। लेकिन हम समाजवादी ने केवल यही सीखा है कि काम करते रहें और अच्छा काम करते रहें। लेकिन अखिलेश जी, आपकी राजनीति में तो बहुत उतार चढ़ाव है, मतलब बाहर से, भीतर से, कोई बात इधर से, दोस्तों से। जब आप राजनीति में हैं तो इन सब कठिन परिस्थितियों को आपको सामना करना पड़ता है, उतार चढ़ाव आता है, यही राजनीति का रास्ता है। और देखिए, हम लोग काम करते रहे, जनता के सवालों को उठाते रहे, और आज परिणाम देखिए आप कि समाजवादी पार्टी देश की तीसरी पार्टी बन गई। उत्तर प्रदेश जो डबल इंजन अपने आप को कहते थे, समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी नंबर 1 पे पार्टी पहुंच गई। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। हाँ, ये सही है कि बहुत सा समय हम लोगों ने संघर्ष में गुजार लिया, लेकिन अब लगता है कि ग्राफ चढ़ता चला जा रहा है। 27 में भी आप देखोगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में होगी। अखिलेश जी, अमूमन हम लोग सवाल पूछते हैं नेताओं से कि साहब चुनाव से पहले कि साहब बताइए आपकी रणनीति क्या, तो जाहिर सी बात है कि अपनी रणनीति तो बताएगा नहीं, तो फिर वो रणनीति क्या होगी जो बता दी गई? अमूमन एक आम सवाल है। लेकिन आज मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि जब लोकसभा के टिकट बांट रहे थे आप, तो आज पता चलता था कि आज आपने इसको टिकट दे दिया, शाम तक वो टिकट चेंज हो जाता था, अगले कल किसी और को टिकट, 3-3, 4-4 बार टिकट। तो पूरे देश भर में चर्चा थी कि अरे क्या हो रहा है, इतनी कंफ्यूज क्यों समाजवादी पार्टी? कंफ्यूजन था या रणनीति था? अब तो ये बता दीजिए। अब ये सवाल बनता है अखिलेश जी। कंफ्यूजन नहीं था, सीट जीतनी थी, और सीट इसलिए बदल रही थी कि सामने वाले को हराना है, और कई जगह हम लोग उसमें कामयाब हुए हैं। जी, कामयाब हुए हैं। लेकिन कि ये कहा गया कि अगर यादवों को टिकट दिया गया तो आपने अपने परिवार के लोगों को ही टिकट दिया सिर्फ। बीजेपी लगातार इस बात को कहती रही, इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि बीजेपी पे परिवार ही नहीं था, वो किसको लड़ाते हैं? ये बात मैंने चुनाव में भी कहा था जी। और मैंने ये भी कहा था उस समय कि जब विधानसभा चुनाव आएंगे तो आप देखेंगे कि परिवार का कोई नहीं लड़ेगा, हम तो लड़ सकते हैं, बाकी सब और लोग लड़ेंगे, और ज्यादा लड़ाऊंगा मैं। जी। अखिलेश जी, गठबंधन की बात, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसे नेता हैं कि आपने गठबंधन के कई बड़े बड़े प्रयोग किए। क्या आपको नहीं लगता कि अगर बहन जी भी इस बार साथ होती, मतलब हम लोग बहन जी कहते हैं, आप तो बुआ भी कहते हैं, तो अगर बहन जी अगर साथ होती तो नतीजे और बेहतर होते हैं, या आगे कोई गुंजाइश अभी है? जो गठबंधन किए हैं उन गठबंधनों में सबके साथ रहा हूं, और परिणाम आप देख लीजिए, परिणाम कब अच्छा आया है। तो हम वही गठबंधन करेंगे जिससे परिणाम अच्छा है। आने वाले समय में जो गठबंधन है
वही गठबंधन रहेगा, कोई नया गठबंधन पर विचार पार्टी नहीं कर रही। राजनीति में देखिए, जाति इस देश की एक रियलिटी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आप जैसे आप पढ़ा लिखा नेता, सबको लगता था कि अखिलेश यादव एक नई तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में शुरू करेंगे। क्या आपको लगता है आप उस दिशा में बढ़े, या फिर से वही स्थिति हो गई है? नहीं, कि वो बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान की बात वो हिंदुओं की बात कहते हैं तो आप मुस्लिम की बात कहते हैं। वो अगर नाम लगाने की बात करते हैं तो अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी की बात कर लेते हैं कभी कभार। समाजवादी पार्टी और हम लोग कभी जाति के आधार पर राजनीति नहीं कर रहे हैं। कोई भी फैसला जब सरकार में थे जाति के आधार पर नहीं लिया। मुझे खुशी है इस बात की कि उत्तर प्रदेश को जो उस समय सबसे बेहतरीन चीजें दी, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है दिल्ली सरकार के मंत्री भी आए, जिस समय आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना था या पूर्वांचल को डिजाइन किया था, सबसे बेस्ट डिजाइन थी। टोल नहीं ऊपर हुआ करते थे, वे साइड एमिनिटीज गवर्नमेंट के पैसे से बना रहे थे। उसकी नकल एनएचएआई ने की। उससे पहले एनएचएआई अपने टोल सड़क पे लगाती थी। पहली बार डिजाइन उन्हें मिला कि हाँ एक्सप्रेस वे पर कोई भी टोल ऊपर नहीं होगा, जब एग्जिट करेंगे तब आप टोल देंगे। तो एक्सप्रेस वे में कोई किसी जाति का आधार पर भेदभाव नहीं। लखनऊ से लेकर के तमाम बड़े शहरों में 5 मेट्रो दी हम लोगों ने। आज भी 5 मेट्रो के अलावा ये सरकार आगे नहीं बढ़ा पाई। मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में मेट्रो नहीं ला पाए, देश के प्रधानमंत्री जी अपने क्षेत्र में मेट्रो नहीं ला पाए। आपको ये सवाल करना चाहिए कि 10 साल हो गए हैं, मेट्रो क्यों नहीं आई वाराणसी में, जबकि समाजवादियों ने डीपीआर बनवा दिया था, अलाइनमेंट बना दिया था, उसका पूरा का जो पेपर वर्क था पूरा कर दिया था। अब तो देश के प्रधानमंत्री हैं कि लखनऊ वालों ने रोक रखा है कि दिल्ली वालों ने रोक रखा है वाराणसी की मेट्रो। तो कभी किसी फैसले में भेदभाव नहीं किया समाजवादियों ने। ठीक है अखिलेश जी, आपने ये तमाम सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी के साथ दिए। अखिलेश जी ये बताइए कि आखिर में चलते चलते बता दीजिए, पूरे देश की नजर है संसद में, जो पार्लियामेंट में जहां बैठते हैं, आपके बगल में फैजाबाद अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद जी बैठते हैं। अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा, व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये बताइए कि आप उनको साथ बैठाते हैं और बार बार जब सरकार का कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो आप अयोध्या उनकी तरफ इशारा कर देते हैं, उनकी तरफ इशारा कर देते हैं। वो इसलिए इशारा कर देते हैं कि बीजेपी वालों ने बहुत चढ़ाया हम लोगों को। अब उनका इलाज अवधेश जी और अयोध्या की जनता ने किया है। अगर ये वर्ल्ड क्लास सिटी अयोध्या को बनाए होते और किसानों को सही मुआवजा दिया होता, मार्केट वैल्यू की कीमत दी होती, तो शायद उनका ऐसा हश्र नहीं होता। तो अखिलेश जी, ये व्यक्तिगत आइडिया था आपका अवधेश जी को बगल में बिठाने का, या नहीं? अवधेश प्रसाद जी क्योंकि विधानसभा में हमारे साथ बैठते थे, इसलिए हम दोनों लोग विधानसभा छोड़कर के लोकसभा में आ गए, तो हमने साथ नहीं छोड़ा, एक ही साथ बैठ रहे हैं दोनों लोग। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो अखिलेश यादव हमारे साथ मौजूद थे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। और इस बार जिस तरह का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने किया, अखिलेश यादव उत्साह से लबरेज हैं और सीधी चुनौती 2027 के लिए दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।